फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां एक कपल जंगल में भागते हुए नजर आते हैं, जैसे कोई खतरनाक मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा होता है। वह तेजी से भागने के लिए अपना सामान रास्ते में फेंक देते हैं, जिससे इनका भागना थोड़ा इजी हो जाता है। तभी सामने उन्हें जंगल के बीच एक खुली जगह नजर आती है, जिससे दोनों उस ओर भागना शुरू करते हैं। लेकिन फिर अचानक इस औरत की नजर पीछे की ओर पड़ती है, जिससे उसकी सांस वहीं थम जाती है। वो अजीब सा मॉन्स्टर अब बहुत करीब आ चुका है और धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर रहा है। दोनों के कदम अचानक थम जाते हैं। तभी बिना किसी गुर्राहट के उस आदमी को मॉन्स्टर पीछे से घसीट लेता है और झाड़ियों के बीच गायब हो जाता है। औरत सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें ही सुन पाती है और साथ ही उस जीव की डरावनी गुर्राहट जंगल में गूंज उठती है। डर के मारे वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और दर्द भरी आवाज में उस आदमी का नाम पुकारने लगती है, मगर सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। कुछ समय के लिए पूरे जंगल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे मौत मंडरा रही हो। तभी वह आदमी फिर से दिखता है, जो बुरी तरह घायल हुआ होता है, लेकिन अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं होती है और फिर वह खुद को उस भयानक मॉन्स्टर के हवाले कर देता है। ये देखकर औरत की रूह कांप उठती है और उसका डर अब पागलपन में बदल चुका होता है। वो जल्दी से भागकर सामने वाली खुली जगह पर पहुंच जाती है, जहां बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर होता है, लेकिन डर के कारण वो वहीं गिर जाती है। लेकिन जब वह उठकर चारों तरफ देखने लगती है तो उसे लंबी झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है, पर वो मॉन्स्टर कहीं दिखाई नहीं देता। औरत की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन तभी अचानक बिना आहट के अजीब मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और उसे खींचकर अंधेरे में ले जाता है। कुछ दिन बाद आयरलैंड की हरियाली के बीच कपल जेनिफर और डेविड छुट्टियां मनाने आए होते हैं और उनके साथ दो स्टूडेंट्स सेफी और बेन भी होते हैं। बेन मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है, जबकि सेफी को इतिहास में गहरी दिलचस्पी होती है। वे चारों एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर उस कस्बे की ओर जा रहे होते हैं, जिसे सेफी ने टूरिस्ट गाइड बुक में देखा था। सफर हंसीमजाक में गुजर रहा होता है, लेकिन तभी गाड़ी अचानक रुक जाती है, ठीक उसी खुली जगह पर जहां कुछ दिन पहले वह खौफनाक हादसा हुआ था। बीच में बड़ा पत्थर अब भी वहीं होता है। ड्राइवर कहता है, कस्बा यहाँ से थोड़ा दूर ही है, तुम लोग पैदल चले जाओ। वह ड्राइवर से पूछते हैं कि वो उन्हें आगे क्यों नहीं ले जा सकता, लेकिन वह कोई खास वजह नहीं बताता। अब सभी लोग सड़क को छोड़कर और झाड़ी के बीच से होते हुए उस बड़े पत्थर तक पहुंच जाते हैं। नजदीक जाने पर वह देखते हैं कि पत्थर की सतह पर अजीब तरह के निशान खुदे हुए होते हैं, जैसे कोई प्राचीन चिन्ह या किसी अनजानी भाषा की कोई लिखावट। थोड़ी देर तक वे सब ध्यान से उन निशानों को देखने के बाद फिर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए सेफी उत्साहित होकर बताता है कि जिस कस्बे में वे जा रहे हैं वो 300 साल पुराना है और कहते हैं कि वहां आज भी लोग पुराने सेल्टिक आर्टिफैक्ट संभाल कर रखते हैं। सेफी की बातें अभी खत्म ही हुई थी कि अचानक जेनिफर घबराकर आगे इशारा करता है। सबकी नजर उस दिशा में जाती है जहां उन्हें दूर खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी हथियार लिए उन्हें घूर रहा होता है, लेकिन वह इन्हें कुछ नहीं बोलता और वापस मुड़कर चला जाता है। कुछ ही देर में वे कस्बे में पहुंच जाते हैं। कस्बा बाहर से शांति भरा लग रहा होता है। फिर चारों सीधे एक बार में जाते हैं, जहां अंदर कई लोग बैठे होते हैं। बार की ओनर मैरी नामक गर्ल उनका स्वागत करती है और उन्हें एक टेबल पर बैठाती है। कस्बे वाले उन्हें अजीब निगाहों से देखते रहते हैं। सेफी एक इतिहास की स्टूडेंट है और वह इस सफर का फायदा उठाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती है। जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, तभी एक व्यक्ति हेमिश सेफी की बात सुन लेता है और कहता है कि अगर उसे कहानियों का शौक है तो उसे स्टोन्स ऑफ द गॉड्स जरूर देखनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बताता है जंगल की एक गुफा में पत्थर की मूर्तियां हैं जो आयरलैंड की सबसे पुरानी निशानियां मानी जाती हैं, जहां से सेल्टिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इसकी बातें सुनकर वे लोग उस जगह को देखने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। हेमिश कहता है कि वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वह एक प्रस्ताव रखता है और कहता है कि उसका जंगल में एक छोटा सा केबिन है जहां वे ठहर सकते हैं। वहां आराम करने के बाद उस गुफा की खोज शुरू कर सकते हैं। चारों दोस्तों आपस में मिलकर फैसला करते हैं। इधर बेन का मन नहीं मान रहा होता है, लेकिन सेफी और बाकी दोस्तों का जोश देखकर आखिरकार बेन भी ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है। फिर वे हेमिश के बेटे की गाड़ी में निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेफी हेमिश से उस खाली मैदान में पड़े पत्थरों पर बने निशानों के बारे में पूछती है। हेमिश इस बारे में कहता है कि कोई नहीं जानता, वह पत्थर तो गांव से पहले का वहां मौजूद है। वह यह भी बताता है कि कभी यहाँ एक सोने की खान हुआ करती थी, पर किसी वजह से गुफा ढह गई और कई लोग उसमें दबकर मर गए। उस दिन के बाद से गांव कभी समृद्ध नहीं हुआ। बैन शक भरी नजरों से पूछता है, अगर गांव इतना गरीब है तो तुम्हारे पास ये सोने की घड़ी कहां से आई है? हेमिश हल्की हंसी के साथ कहता है, ये तो मुझे एक टूरिस्ट ने दी थी। अब चारों दोस्त सफर जारी रखते हैं।
और जंगल के बीच एक खूबसूरत घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हेमिश कहता है कि यह वो जगह नहीं है जहां हम रुकेंगे। इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर वे उस छोटे घर तक पहुंच जाते हैं जहां वे रात बिताने वाले होते हैं। जैसे ही शॉन लॉक खोल रहा होता है, तभी दोस्तों को जंगल के पास वाली झाड़ी में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह सब डर जाते हैं। इसलिए हेमिश बंदूक उठाकर उस दिशा में गोली चलाता है, जिससे वहां जो कुछ भी था वो डर कर भाग जाता है। सब लोग घबराकर हेमिश से पूछते हैं कि वहां क्या था। वो कहता है कि यहाँ जंगली सुअर रहते हैं, शायद वही होगा। इसके बाद चारों घर में जाते हैं और हेमिश और शॉन उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। हेमिश वहां से जाते समय घर के चारों ओर ध्यान से देखता है और इसके बाद सोने की घड़ी पोर्च की कील पर टांग देता है। अब रात जल्द ही आ जाती है। बैन और सेफी सोने की तैयारी करने लगते हैं, जबकि इधर जेनिफर डेविड के साथ थोड़ी देर एडल्ट मूवी बनाना चाहती थी। लेकिन डेविड ज्यादा शराब पीने के कारण सो जाता है और वहीं घर के बाहर कोई उनके ऊपर नजर रखते हुए दिखाई देता है। आधी रात में अचानक जेनिफर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनकर जाग जाती है, जिसके कारण उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन वह हिम्मत जुटाती है और फ्लैशलाइट लेकर लिविंग रूम की ओर बढ़ती है। इसके बाद वह लैंप जलाती है, लेकिन फिर वही डरावनी आवाज फिर से सुनाई देती है। जेनिफर खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वह थोड़ी राहत महसूस करने लगती है, तभी अचानक कुछ तेजी से खिड़की के पास से गुजरता है, जिससे जेनिफर डर जाती है। वह तुरंत बाकी लोगों को जगाती है और बोलती है कि उसने कुछ अजीब चीज देखी है। तभी वह जीव पोर्च से गुजरकर घड़ी ले जाता है। बैन और डेविड उसकी बातों पर हंस पड़ते हैं। उन्हें लगा कि जेनिफर डर के बहाने कुछ भी बड़बड़ा रही है, लेकिन जेनिफर का डर असली होता है। ये देखकर डेविड बाहर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगता है, तभी उसे महसूस होता है कि दरवाजा बाहर से लॉक किया हुआ है। सभी लोग डर जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बाहर जाने का वही एक रास्ता है जो अब बाहर से बंद कर दिया गया है। जेनिफर डर के मारे फायरप्लेस के पास बैठ जाती है। तभी वहां कुछ आता है और उसके कान का झुमका खींच कर ले जाता है, जिससे उसके कान से खून बहने लगता है। जब डेविड फायरप्लेस के पास देखने जाता है, तभी एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है और उन पर हमला करने लगता है। डर के मारे सभी लोग चीखते हुए बेडरूम की तरफ भागते हैं और दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं। सेफी डर के कारण दरवाजे के नीचे से झांक कर देखने लगती है। उसकी आंखों के सामने उस मॉन्स्टर का विशाल हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। कुछ समय की खामोशी के बाद ग्रुप को लगता है कि शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक डरावनी चीख के साथ वही मॉन्स्टर अचानक कमरे में घुस आता है। बड़ी मुश्किल से ग्रुप मिलकर हमला टालता है और उसे बेड के नीचे फंसा देते हैं। फिर सब बेडरूम से बाहर की ओर भागते हैं तथा फायरप्लेस की तरफ देखने लगते हैं। वहां देखते हैं कि एक रास्ता है जो सीधे बाहर की ओर जाता है। बिना वक्त गवाए वे उसी रास्ते की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, अचानक मॉन्स्टर डेविड को पकड़ लेता है और उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है। डर और हड़बड़ी के बीच उसके दोस्त जैसे तैसे मिलकर उसे खींचकर बाहर निकल लेते हैं। अब वे तेजी से पहले वाले पुराने घर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन डेविड को उस मॉन्स्टर ने पहले ही चोट पहुंचा दी थी, जिससे वह थोड़ा पीछे रह जाता है। तभी सेफी देखती है और तुरंत उसकी तरफ लौट आती है। जब मॉन्स्टर उनके करीब आता है तो वह जल्दी से लैंप फेंक कर रास्ते में आग लगा देती है। इस आग की चमक और धुआं देखकर मॉन्स्टर डरकर पीछे हट जाता है। सेफी डेविड का हाथ थामती है और दोनों मिलकर दौड़ते हुए बाकी दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। अब इन सब की हालत बहुत डरावनी लग रही है। इसके बाद बाहर की लाइट्स चालू कर दी जाती है, ये सोचकर कि शायद मॉन्स्टर इन तेज रोशनी के कारण पास ना आए। थोड़ी देर की राहत के बाद सब लोग घर में उपयोगी चीजें खोजने लगते हैं, जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। वह तहखाने में झांकते हैं और वहां पुराने कपड़े, जूते और कई तरह के उपकरण पाते हैं। जैसे जैसे वह चीजों को ध्यान से देखते हैं, उन्हें समझ आता है कि यह सब पिछले पीड़ितों की चीजें हैं। इस बात का एहसास होते ही उनके शरीर में सेंध दौड़ जाती है। इनको अब समझ आता है कि उन्हें जानबूझकर इस मॉन्स्टर के शिकार के लिए यहाँ लाया गया है। दूसरी तरफ हेमिश और शॉन किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शॉन ने कहता है कि मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा है। तभी इयान नाम का एक आदमी वहां आता है जो उनकी कुछ न कुछ मदद करने वाला है। जैसे ही इयान हालात समझता है, तब सबको पता चलता है कि पुराने समय में सोने की गुफा में हुई एक घटना ने गांव वालों को परेशान कर दिया था। गांव लोग डरते थे कि अगर मॉन्स्टर नाराज हुआ तो वह पूरे गांव पर हमला कर सकता है, इसलिए वे जानबूझकर लोगों को उस मॉन्स्टर के हवाले करते थे ताकि मॉन्स्टर संतुष्ट रहे और गांव सुरक्षित रह सके। इयान इशारा करता है और वे सभी अपनी भयानक योजना वाले घर की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान सेफी की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है, जिसमें गांव के बारे में कुछ रहस्यमय और पुरानी लिखावट होती है। वह ध्यान से किताब पढ़नी शुरू करती है और धीरे धीरे समझ जाती है वो कि जिस इलाके में वे हैं वहां एक गुफा है, जिसमें एक जादुई मॉन्स्टर रहता है जिसे लोग देवंड कहते हैं। किताब में लिखा था कि अगर सोने की लालसा है तो उसके बदले में कुछ देना भी जरूरी होता है। सेफी जैसे ही ये बात समझती है, तब सभी को जल्द ही एहसास हो जाता है कि गांव के लोग जो आज भी इस जीव को अपनी देन चुका रहे हैं। फिर सेफी एक मैप देखती है और जेनिफर नोट करता है कि जो पत्थर उन्होंने खुले मैदान में खड़े देखे थे, वही उस मॉन्स्टर की सीमा तय करते हैं।
इसलिए ट्रक ड्राइवर उस इलाके को पार नहीं करता है, क्योंकि वह गांव की कहानियों को पहले से जानता है। जब हेमिश और शॉन समेटने के लिए उस घर पहुंचते हैं तो उन्हें ग्रुप का कोई भी निशान वहां नहीं मिलता। ये समझ के वे दूसरे घर की ओर निकल गए हैं। कुछ ही मिनटों में वे उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां कपल्स थे और उन्हें ढूंढने लगते हैं। जैसे ही ग्रुप यह सुन लेता है कि घर पर कोई आया है, वह अस्थायी हथियार उठाकर खतरे का सामना करने के लिए अंधेरे में छिप जाते हैं। तभी शॉन बेसमेंट की जांच करने के लिए जाता है और जल्दी ही वह ग्रुप को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन शॉन अपने पिता की कार्रवाई से सहमत नहीं होता। वह निराश होकर सोचने लगता है कि वे वास्तव में क्या हम बुरा कर रहे हैं। इस बीच ऊपर अचानक गोली की आवाज गूंजती है। डर और चिंता के बीच दोनों तुरंत ऊपर की ओर भागते हैं। शॉन घर के अंदर ही रुक जाता है, जबकि उसके पिता हेमिश बाहर इलाके की जांच करने निकल जाते हैं। उसी समय ग्रुप औजारों से दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और शॉन से टकरा जाता है। सौभाग्य से शॉन गोली नहीं चलाता और उन्हें भागने देता है। ये देखकर दोनों कपल हड़बड़ी में वहां से दूर भाग जाते हैं। उधर हेमिश यान को ढूंढते हुए एक शेड में पहुंच जाता है और उसे गंभीर हालत में लगभग मरते हुए पाता है। यान मुश्किल से सांस लेते हुए हेमिश को चेताता है कि वह मॉन्स्टर अभी पास ही है। डर और गुस्से में हेमिश मुड़कर मॉन्स्टर पर गोली चला देता है, लेकिन जब वह देखता है कि अब अपने दोस्त को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह बिना देर किए खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है और पीछे बाद में बस यान की चीखें ही गूंजती रहती हैं। इधर डेविड भागते समय थक कर गिर जाता है। तभी अचानक तेजी से वहां एक गाड़ी आती है, जिसमें उस बार की ओनर मैरी बाहर निकलती है। वह तुरंत उसकी मदद करती है और सभी को गाड़ी में बैठा लेती है। अब ग्रुप राहत की सांस लेता है। ये सब सोच रहे होते हैं कि वे उस खतरे को पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि मददगार दिखने वाली मैरी के पीछे कुछ इरादे छुपे होते हैं। कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी को जंगल के एक सन्नाटेदार जगह पर रोक देती है और वहां उन्हें हेमिश और उसके बेटे के हवाले कर देती है। ग्रुप कुछ देर हथियारों को लेकर चुपचाप खड़ा रहता है। हर कोई स्थिति का अंदाजा लगा रहा होता है, लेकिन बेन और डेविड जल्द ही प्लान बनाने लगते हैं। बेन लोहे की छड़ी उठाकर हेमिश पर हमला कर देता है और यह देखकर बाकी लोग भी हमले में शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा हथियार नहीं होने के कारण वे ज्यादा समय तक हमला नहीं कर पाते हैं। लेकिन जल्द ही उनका शिकार बनने का खतरा सामने आ जाता है। इस बीच मैरी अचानक एक चीज का इस्तेमाल करके सेफी को बेहोश कर देती है। जब सेफी की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि वे जंगल के बीच पेड़ों से बंधे हुए होते हैं। अब वे सब मॉन्स्टर के लिए आसान शिकार बन चुके होते हैं। तभी चारों तरफ से अजीब खौफनाक गुर्राहटें आना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी अचानक मॉन्स्टर सामने आ जाता है। वो सबसे पहले बेन के पास जाता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर डेविड और सेफी के पास आता है तथा उनके साथ भी वही होता है, लेकिन फिर जेनिफर के पास आता है और उसके गले में सोना देखकर उसे छीन लेता है। इसके साथ ही उसकी जीभ को फाड़ देता है। ये देखकर डेविड उसे रोकने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। मॉन्स्टर तुरंत उसके पास आता है और अपने पंजे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसने गलती से डेविड जिस रस्सी से बंधा होता है उसे काट देता है। डेविड खुद को आजा देखकर तुरंत भागता है और वही उसके दोस्त बस पीछे से उसे मदद के लिए पुकारते रहते हैं। अब मॉन्स्टर सेफी के पास आकर जोर से गुर्राता है। डर के इस पल में डेविड वापस आता है और जेनिफर की रस्सी छुरी से काट देता है। जैसे ही मॉन्स्टर का ध्यान डेविड की ओर जाता है, वह डेविड को गिरा देता है। इसी समय जेनिफर बाकी दोस्तों को भी आजाद कर देती है, लेकिन दुर्भाग्य से मॉन्स्टर डेविड को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिससे वह अब भागने लायक नहीं रहता। ये देखकर बाकी दोस्त डर के मारे अपनी लाइफ बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन सेफी हार मानने का नाम नहीं लेती है। वह अपने घायल दोस्त डेविड का बदला लेने और जीव का सामना करने के लिए प्लान बनाती है। वह कहती है अब हमें यहाँ से भागना नहीं, बल्कि हमें केबिन वापस लौटकर मॉन्स्टर को मारना होगा। सेफी घर के फायर प्लेस में सोने की हार रखी देखती है, ये सोचकर कि मॉन्स्टर उसे लेने जरूर आएगा। वह बाहर छिपकर इंतजार करने लगती है। जैसे ही वह मॉन्स्टर फायर प्लेस के पास आएगा, जेनिफर इस मौके का फायदा उठाकर फायर प्लेस का रास्ता बंद कर देगी ताकि वह वापस बाहर न जा सके। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर घर के पास आता है और धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है। बैन और सेफी छुपकर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। तभी जेनिफर बाहर निकलती है और प्लान के मुताबिक छोटे प्लेस को बंद करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि मॉन्स्टर को फंसाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से मॉन्स्टर उसे देख लेता है। तभी घर के अंदर परछाइयों की तरह कुछ हलचल दिखाई देती है, जिससे बैन और सेफी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जो हमला उस मॉन्स्टर के लिए होना चाहिए था वह जेनिफर पर ही पड़ जाता है। मॉन्स्टर चालाकी से जेनिफर को धक्का देकर फायर प्लेस के अंदर भेज देता है। बेन और सेफी हताश हो जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर जेनिफर को खींच कर ले जाता है, लेकिन कुछ ही पल में वह खुद को संभालकर बाहर निकल आते हैं।
थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। वे तेजी से उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी उसमें नहीं होती। तभी मॉन्स्टर उन पर हमला करने के लिए आता है। डर के मारे हमला ज्यादा देर नहीं चलता। अचानक मॉन्स्टर उन्हें छोड़ देता है और जंगल की ओर चला जाता है। बेन और सेफी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। तभी शेड में सेफी इयान की लाश देखती है और समझती है कि ट्रक की चाबी उसके पास हो सकती है, लेकिन मॉन्स्टर फिर से प्रकट होता है और गुस्से में ट्रक पर हमला करने लगता है। ये देखकर दोनों तुरंत फिर से एक प्लान बनाते हैं। सेफी दौड़कर चाबी लेने जाती है, जबकि बेन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए फ्लेयर जलाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। सेफी चाबी लेकर ट्रक की ओर लौट आती है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी वहीं होता है। डर के मारे वे पास के घर की तरफ भागते हैं और बचने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भी अंदर घुस जाता है और बेन को पकड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। सेफी डर के मारे अटारी में एक छड़ी और कमरा देखती है। वह अंदर जाकर बैठ जाती है और अपने आंसू रोकते हुए सोचती है कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। मॉन्स्टर सेफी को ढूंढते हुए अटारी तक पहुंच जाता है। हाथ के निशान देखकर वह गेट खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। सेफी डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन सौभाग्य से शॉन भी मौके पर अटारी तक पहुंच जाता है और मॉन्स्टर पर गोली चला देता है। इससे जीव का ध्यान भटकता है और सेफी छुपने की जगह से निकलकर नीचे चली जाती है, लेकिन नीचे पहुंचते ही हेमिश उसे फिर से पकड़ लेता है। कुछ ही पल बाद शॉन वहां आ जाता है। वो अपनी बंदूक उठाकर हेमिश के ऊपर तान देता है और सेफी को तुरंत भागने को कहता है। अब पिता और बेटे में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाता है। लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि शॉन गलती से अपने पिता को बेसमेंट में गिरा देता है। तभी मॉन्स्टर शॉन के सामने आ जाता है। शॉन की सांसें वहीं थम जाती है। अब उसे लगता है कि उसका अंत यही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि मॉन्स्टर उस पर हमला करने की बजाय अचानक दिशा बदलकर सीधे तहखाने में घुस जाता है और वहां हेमिश पर क्रूर हमला कर देता है। कुछ देर बाद सेफी ट्रक तक पहुंचकर उसे स्टार्ट करती है। वो उसे सड़क पर तेजी से चलाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि मॉन्स्टर ट्रक के पीछे चढ़ गया है। सेफी तुरंत मॉन्स्टर को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई और ऑप्शन न होने के कारण ट्रक को सड़क से नीचे मोड़ देती है। टक्कर लगते ही मॉन्स्टर दूर गिर जाता है, लेकिन यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जब सेफी ट्रक स्टार्ट नहीं कर पाती तो वह बाहर निकलकर जंगल की ओर भागती है। अब सुबह होने वाली है। दौड़ते हुए वह एक बैग से ठोकर खाती है। ये वही बैग है जो हमने फर्स्ट सीन में उस औरत के पास होता है। कांपते हाथों से वह बैग को खोलती है तो अंदर उसे कुछ चमचमाते सोने के सिक्के मिलते हैं। ये देखकर उसके मन में एक डेंजर प्लान बन जाता है। तभी अचानक मॉन्स्टर उसके पास आता है। उसी वक्त सेफी की नजर जमीन में गड़ी हुई एक छुरी पर पड़ती है। वह सोचती है ये उसका आखिरी मौका है। सेफी एक गहरी सांस लेती है और सिक्के हवा में ऊपर उछाल देती है। जब मॉन्स्टर ऊपर की ओर देखता है तो सेफी तुरंत उसके पास जाकर छुरी से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। अब जंगल में उस मॉन्स्टर का अंत हो जाता है और सेफी भी सुरक्षित बाहर निकल आती है। लेकिन जब वह सेल्टिक सीमा पार करती है तो देखती है कि डर अभी खत्म नहीं हुआ है। खतरा अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।